ओके, तो मैं आपके फिजिक्स की 12th की स्ट्रीम को स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th की स्ट्रीम में अपन जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। अ, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है जिसका एक पार्ट है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बताऊं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इसमें मेनली 7 चैप्टर्स आप देखोगे। पहला जो अपन पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा कैपेसिटर्स। कभी कई बार हम सीक्वेंस ऊपर नीचे भी ले लेते हैं, कैपेसिटर्स पहले सीख लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में, है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीक्वेंस यूज करते हैं। फोर्थ है अपना MEC, which is magnetic effect of current. Fifth is electromagnetic induction. Sixth chapter is alternating current, and seventh chapter is electromagnetic waves, EMW. ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो पूरा टॉपिक है, आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट अपने 12th के सिलेबस का, फिजिक्स के सिलेबस का 12th के सिलेबस का तो ये लगभग लगभग 50% है। और जो अपना जेई मेंस का सिलेबस होगा, जेई मेंस, उसका ये लगभग लगभग 25 से 30% है। इसका मतलब अगर अपने जेई मेंस में अपन 25 क्वेश्चन माने, है ना, तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। ठीक, मतलब ये जो पूरी यूनिट है, इसके अपने जेई मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वेटेज होगा वो मिनिमम 1 क्वेश्चन, अदरवाइज कई बार 2 क्वेश्चन होता है। लेंदी टॉपिक है, कम से कम 12 से 15 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर, तो ये काफी टाइम टेकिंग टॉपिक होता है। बट एक्चुअली ना, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं, करंट, कैपेसिटर, MEC, उनको आप रिलेट कर पाओगे और वो आसान हो जाएगा। ये ऐसा ही मान लो जैसे मैकेनिक्स पढ़ने से पहले अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो जैसे पूरी मैकेनिक्स का जो फाउंडेशन होता है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से होता है, वैसे ही जो पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक होता है ना, उसका जो फाउंडेशन आता है निकल के, वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक से आता है। ठीक है, तो ये अपना पहला टॉपिक है जिसको अपन आज स्टार्ट करेंगे, और आज अपन बेसिक बेसिक बातें सीखेंगे। किसी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है। अदरवाइज अगर सबको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो अपन आगे चलें। एक बार चैट बॉक्स पे आप लिख के बता सकते हो, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। ऑल क्लियर सौम्या, गुड। बाकी लोग भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स पे, अगर आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। सब सही है, जल्दी। यस सर, बहुत अच्छा, चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, अब भी चैट पे कुछ नहीं लिखेंगे, चैट का काम हो गया, है ना। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड पे जाओ तो इसमें ये 2 वर्ड से मिलके बनता है इलेक्ट्रो और स्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रो और स्टैटिक का मतलब मैं आपको इधर समझाऊं तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब ना चार्ज से होता है। इलेक्ट्रो को कहीं ना कहीं से चार्ज से समझते हैं, और जो स्टैटिक्स वर्ड है, स्टैटिक्स, इसका मतलब है रेस्ट। इसका मतलब इस यूनिट के अंदर जो अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस विल बी एट रेस्ट। चार्जेस विल बी एट
रेस्ट। आगे जो अपने टॉपिक्स आएंगे, जैसे करंट हो उसमें चार्जेस मूव करेंगे, बट कहीं भी अगर याद रखना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का क्या मतलब होता है कि चार्जेस कहाँ आ चुके हैं, रेस्ट पे। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्वेश्चंस में ना वर्ड ये पॉइंट होता है कि एज्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अगर आपसे कहा गया है कि एज्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो आपको मानना है कि चार्जेस अब रेस्ट पे आ चुके हैं, कोई भी चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा। ये बात समझ में आती है। अब चार्ज के बारे में बात होगी तो सबसे पहले एक बेसिक टर्म समझते हैं कि भाई चार्ज होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैसे तो इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं मास क्या है, व्हाट इज मास, तो चार्ज के बारे में कहते हैं किसी भी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट से अफेक्टेड होता है। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो अपनी पूरी यूनिट है, वो प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है ना। और किसी बॉडी पे चार्ज होता क्यों है, तो कहते हैं इट इज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे। बट अभी अपने को ये समझना है कि चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, जो अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे, दैट इज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर किसी बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे उस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और निगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको ये लिखने का टाइम दूंगा 2 मिनट, पहले एक बार सुन लेते हैं, है ना। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम। डायमेंशन ए इंटू टी, क्योंकि जब डायमेंशन को हम लिखते हैं तो उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं। कूलम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट एंड टाइम। तो जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो तो क्या है, कूलम। दिस इज द एसआई यूनिट। और इसकी डायमेंशन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी। तो इस स्लाइड में अपन ने क्या क्या समझा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या क्या है, और चार्ज की एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या क्या है। आप इसको जल्दी से 2 मिनट में नोट कर सकते हो, और अगर कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, फिर मैं इन चीजों को आगे एक्सप्लेन करूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो आप चाहो तो कॉपी पे लिख भी सकते हो। जैसे बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस है, सबको पता होती है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते पे ये बातें करनी होती है। लिख लिया हो तो चैट बॉक्स पे डन लिख सकते हैं। दो तीन लोगों ने लिख लिया, जल्दी में 1 मिनट और दे रहा हूँ।
ओके, लिख लिया ऑलमोस्ट लोगों ने। जो बाकी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलिए, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। अभी तक आपको मैंने चार्ज के बारे में बताया, इन्हीं प्रॉपर्टीज में मैं आपको डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताऊंगा, है ना। सबसे पहला है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, अपन जानते हैं ऑलरेडी क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर अपने हिसाब से। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो अपन यहीं से कहते हैं कि चार्ज भी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, हाँ साइन होता है। तो चार्ज में प्लस और माइनस का मतलब होता है, चार्ज प्लस का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज माइनस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब है कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे, आगे इसके मेथड है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बट यहीं पे मैं आपको एक चीज डिस्कस करके बताता हूँ। मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है ए, है ना। ए इज अ न्यूट्रल बॉडी, है ना। और मैंने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए, मान लो मैंने इसमें n इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो ये क्या बन जाएगा, एक ए का नेगेटिव आयन जिसपे चार्ज होगा n, है ना, n माइनस या माइनस n कह लू मैं, इसपे माइनस n के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि मैं इसको यूनिट फंडामेंटल चार्ज मानता हूं। और इसी न्यूट्रल बॉडी से अगर मैं n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तो इस पे चार्ज आएगा a प्लस n का, है ना। तो आप ध्यान से देख सकते हो, न्यूट्रल बॉडी पे अगर मुझे नेगेटिव चार्ज लाना है तो मैंने उसे इलेक्ट्रॉन दिया, और अगर मुझे उस पे पॉजिटिव चार्ज लाना है तो मैंने उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। इसीलिए कहते हैं कि दिस इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल बॉडी। एंड दिस इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी किसके रिस्पेक्ट में बेटा, वापस न्यूट्रल। मतलब अगर मैं न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर मैं एक न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है, और कैसे ट्रांसफर करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अपने सिलेबस में चार्ज का जो भी ट्रांसफर होगा जनरली वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की टर्म में ही होगा। अब यहीं पे मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या चार्ज के ट्रांसफर के ड्यूरिंग मास का भी ट्रांसफर होगा, क्या चार्ज के ट्रांसफर के ड्यूरिंग मास का भी ट्रांसफर होगा, या बिना मास ट्रांसफर के भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, बताओ। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो जिसका आंसर आप मुझे यस और नो में लिख के दोगे। क्या मास ट्रांसफर के बिना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। मैं वापस अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मास ट्रांसफर के बिना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नो, ज्यादातर लोग नो कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसका रीजन है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज का जो भी ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। अगर मैं इस न्यूट्रल बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास का भी चेंज होगा। मतलब मैं कहूं तो यहां अगर मैंने इस बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका मास यहाँ इंक्रीज हुआ,
और यहाँ अगर मैंने इस न्यूट्रल बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन के बराबर मास कम हो गया। तो इसका मतलब मैं इस पार्टिकुलर केस में कह सकता हूं कि यहाँ पे मास इंक्रीजेस और यहाँ पे मास डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करके लिखूं तो A माइनस इसका मास ज्यादा होगा A से और इसका मास ज्यादा होगा A प्लस से। प्लस एन और माइनस एन लिख सकते हो। ये इनके मास का ऑर्डर ऑफ मास। मतलब ए का जो निगेटिव आयन है उसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल ए और उसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ ए। क्योंकि निगेटिव आयन बनाने का मतलब है आपने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास ए से ज्यादा होगा। और पॉजिटिव आयन का मतलब है आपने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, इसका मतलब इसका मास उससे कुछ कम होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चार्ज स्केलर क्वांटिटी चार्ज ट्रांसफरेबल है और अपन ने ये सीखा कि चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर के टर्म में होता है, तो इसका मतलब साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। डन, बहुत अच्छा, गुड। जल्दी लिख लीजिए, मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ। गुड, ऑलमोस्ट लोगों ने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डिस्कस हो गया ये पॉइंट वैसे। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैंने क्या बताया? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी पे चार्ज हो और उसमें मास ना हो। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना? ऐसा नहीं हो सकता एक बॉडी पे चार्ज हो लेकिन उसका मास ना हो। दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। सिंपल सी बात है। इसका क्या एग्जांपल है? न्यूट्रल बॉडी, है ना? न्यूट्रल बॉडीज, न्यूट्रल बॉडीज पे चार्ज कितना होता है? जीरो। मास होता है। इसका मतलब ऐसी बॉडीज एग्जिस्ट कर सकती हैं जिसपे मास हो लेकिन चार्ज ना हो, लेकिन ऐसी बॉडीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसपे चार्ज हो लेकिन मास ना हो। ये बात समझ में आती है कि चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है, लेकिन ऐसी बॉडीज हो सकती हैं जिनमें मास हो लेकिन चार्ज ना हो। न्यूट्रल बॉडीज उनका एग्जाम्पल। ठीक है, जल्दी से इस बात को भी लिख लीजिए एक लाइन में। 30 सेकंड दे रहा हूँ ये लिखने के लिए। ओके, लिख लिया सब लोगों ने। अगला अच्छा पॉइंट है वैसे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के हिसाब से यूज नहीं है बट थ्योरेटिकली अच्छा पॉइंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट।
चार्ज के बारे में क्या कहा जाता है कि चार्ज क्या है, इनवेरिएंट। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड वट एवर वेट स्पीड। समझ में नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। मास के बारे में सब लोग एक बात जानते हैं कि मास वेरी करता है स्पीड के साथ, है ना। आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसके अंदर ये कहते हैं कि एनर्जी को मास की टर्म में और मास को एनर्जी की टर्म में लिखा जा सकता है। तो एक मूविंग बॉडी का मास, मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मोर देन अ बॉडी एट रेस्ट। मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मोर देन अ बॉडी एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर एक बॉडी मूविंग होगी तो उसके पास मास के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसको हम मास में चेंज करके लिख सकते हैं। इसके लिए रिलेशन आता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये डायनामिक मास कहलाता है। आगे आप सीखोगे मॉडर्न में ये रिलेशन, डायनामिक मास, और ये कहलाता है अपना रेस्ट मास। आप देखो अगर यहाँ v की वैल्यू को मैं कुछ रख दूं, मान लो v की वैल्यू मैं c/2 रख दूं, तो जो मास है वो m नॉट से ज्यादा होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है वो 1 से कम है ना। तो इसका मतलब डायनामिक मास जो है वो रेस्ट मास से ज्यादा है। और ये क्यों है? क्योंकि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो हाई स्पीड पे मूव करे तो उसके भी इक्विवेलेंट मास आएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही होती है, उसका मास डिफरेंट लेते हैं। नॉर्मल बॉडीज के लिए तो यूज नहीं करते हैं, बट जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें ये कैलकुलेशन आती है ना। बट चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज वेरिएंट नहीं है, मास वेरी कर रहा है, इसका मतलब कहते हैं मास इज वेरिएंट। चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहते हैं चार्ज वेरिएंट नहीं है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये किसी भी स्पीड से मूव करे, इसका चार्ज क्यू ही होगा, ये वेरिएंट नहीं होता है। ठीक है, चार्ज वेरिएंट नहीं है, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता है, तो कैसे कह सकते हैं? तो इसका एक लॉजिक है ना, सुनना बहुत ध्यान से, है ना। आप एटम के अंदर जानते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में घूम रहे होते हैं, है ना। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, मान लेते हैं इसमें स्पीड v1, इसमें स्पीड v2, इसमें स्पीड v3, और सबके सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मानूं कि मेरी ये बात गलत है, मेरी ये बात गलत होने का मतलब चार्ज वेरिएंट होगा। चार्ज वेरिएंट होने का मतलब वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब 1 का चार्ज अलग होगा, 2 का चार्ज अलग होगा और 3 का चार्ज अलग होगा। तो अगर एक एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग अलग हो जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड डिफरेंट है, तो ये न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि चार्ज वेरिएंट है, मतलब चार्ज चेंज हो सकता है, तो आप ये कहोगे कि एक एटम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनका चार्ज डिफरेंट होगा। तो ये कभी भी न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जबकि हम जानते हैं कि एटम्स न्यूट्रल है। इसका मतलब चार्ज वेरिएंट नहीं है। तो इसको ऐसे ही थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि आप कैसे कह सकते हो चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज इनवेरिएंट है क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाले एटम्स न्यूट्रल हैं। अगर न्यूट्रल नहीं होते तो हम कह सकते थे चार्ज वेरिएंट नहीं था। वैसे एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप लिख सकते हो, है ना। तो इसका रीजन क्या बताया मैंने, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, है ना। जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक तो चैट बॉक्स में वो लिख के तब तक पूछ भी सकता है, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। लिख लिया? ओके, डन। बहुत बढ़िया, सब लोग लिख चुके हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये अभी तक यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल बातें थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी बस इसको जानेंगे, आगे इसको बहुत जगहों पे यूज करते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना? फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, total charge is always conserved. For an isolated system, total charge is always conserved. कुछ मतलब है इस लाइन का, इसमें दो कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम और दूसरा कीवर्ड है टोटल चार्ज। मैंने कभी ये नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे देखना ध्यान से, मानते हैं कि दो बॉडीज हैं, है ना? ये कुछ 1 है और ये कुछ 2 है। इस पे चार्ज कैपिटल Q1, इस पे चार्ज कैपिटल Q2। मैंने क्या किया, इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। दिस इज वायर। कनेक्शन के बाद चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और इस पे कुछ चार्ज हो जाएगा स्मॉल Q1 और इस पे चार्ज हो जाएगा स्मॉल Q2, है ना? यहाँ क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कैसे होता है ये आगे सीखेंगे कि किस पे कितना चार्ज आएगा, अभी उसकी बेसिक बात नहीं करेंगे, बट बस अभी मैं लिख दे रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहता है, ध्यान से देखिए, ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब इसका बाहर किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। मतलब मैं कहूंगा कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। दिस इज द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कि इस सिस्टम का चार्ज पहले अगर Q1 प्लस Q2 था तो बाद में भी इसका चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, जो दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप ध्यान से देखो, बॉडी 1 का चार्ज चेंज हो गया। बॉडी 1 का चार्ज पहले Q1 था, बाद में Q2 हो गया।
बॉडी 2 का चार्ज चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि 1 और 2 सेपरेटली आइसोलेटेड बॉडीज नहीं है। 1 आइसोलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि कंडक्टिंग वायर के थ्रू 2 से कनेक्टेड है। वैसे ही 2 आइसोलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू 1 से कनेक्टेड। लेकिन 1 और 2 का ये सिस्टम ये आइसोलेटेड है और इस सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो कहते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। और कहते हैं देयर इज नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके बारे में आप कह सकते हो कि जहां ये प्रिंसिपल फेल हुआ हो। ऐसा ही प्रिंसिपल आप ना मास में जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे अभी या पढ़ने वाले होगे मोल कंसेप्ट के बारे में, या जनरल आप लोग 13th में हो तो बेसिक बेसिक जानते भी हैं कि अपन एक मास कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शंस में तो मास कंजर्वेशन फॉलो होता है, बट जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में जाते हैं तो वहां पे मास कंजर्वेशन वायलेट होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो मास डिफेक्ट होता है, मतलब जो मास में लॉस होता है, वही एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन इज नॉट देयर, मास कंजर्व नहीं रहता, वही मास एनर्जी में चेंज होता है। बट चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वहां भी वैलिड है ना। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन, ऐसी कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती जहां ये चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ऐसी प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं जहां मास कंजर्व ना हो। तो इसलिए मैंने कहा कि देयर इज नो एक्सेप्शन, चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। किसका चार्ज? एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब जितना चार्ज उस पर पहले है उतना ही चार्ज उस पर बाद में भी होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, है ना। मतलब मैं कहूं कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज कंजर्व है, मतलब कि पूरी यूनिवर्स में मान लो टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है तो वो कंजर्व है ना। वापस मैं ये नहीं कह सकता कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है या टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व। चलो मैं इसको 2-3 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू दूंगा। पहले जल्दी से ये स्क्रीन लिख लीजिए, सब लोग जल्दी से ये स्क्रीन लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार्ज कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्वेश्चंस में यूज होता है। लिख लिया क्या आपने? ओके, 10 सेकेंड और रुक जाते हैं, कुछ लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, कंजर्वेशन का एक सवाल लूंगा मैं, पहले मैं ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लूं, फिर उसमें अपन कुछ चीजें बेसिक बेसिक सीखेंगे, आगे उसके प्रूफ सीखेंगे, है ना। अगला पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है ना, मेनली न्यूमेरिकल के हिसाब से यही दो पॉइंट काम आते हैं। पहला कि चार्ज कंजर्व होता है और दूसरा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब समझते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसके अपन क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि ये एक पार्टिकुलर चार्ज का मल्टीपल होता है ना? जैसे कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा होगा, तो वहाँ अपन ये सीखते हैं कि जो फोटॉन्स होते हैं या जो एनर्जी होती है किसी बीम की, वो क्वांटाइज्ड होती है फोटॉन्स की फॉर्म में। वैसे ही चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है और किसी भी बॉडी के चार्ज को Q इक्वल टू NE लिखा जा सकता है, where E is electronic charge। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप लोग ऑलरेडी ये जानते हो। ये प्रोटॉन पे चार्ज है या इट इज माइनस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी के चार्ज को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E, जहां N एक इंटीजर है ना? N अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो N पॉजिटिव आएगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो N नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली बात है, चार्ज पॉजिटिव होने का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज नेगेटिव होने का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ना n के प्लस माइनस में नहीं फंसेंगे। अपन तो क्या करेंगे ना, मॉड q इक्वल टू एन ही निकालेंगे। अपन n का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और प्लस माइनस से अपन ये डिसाइड करके बता पाएंगे कि उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि चार्ज इक्वल टू +1 कूलम है। कितना है? +1 कूलम। तो +1 से ये डिसाइड हो गया कि बॉडी पे न्यूट्रल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब मैं पूछूं, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स कम? तो n इज इक्वल टू आप कहोगे Q अपॉन E। Q इज 1, E इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एक बॉडी पे +1 कूलम्ब का चार्ज है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं। और अगर उसी बॉडी पे जस्ट मिनट, अगर उसी बॉडी पे Q इक्वल टू -1 कूलम्ब का चार्ज होता है ना, तो भी n इतना ही आता, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। बस इसके बारे में कहते कि ये एक्सेस है ना। तो प्लस माइनस का मतलब डिफिशिएंट एक्सेस। Q इक्वल टू NE से अपन निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट हैं। अपने को जब तक ना कहा जाए, अपने को चार्ज को E का मल्टीपल ही मानना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? सिंपल वाले, एक बॉडी पर इतना चार्ज है, बताओ उस पर कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना? जल्दी से लिखिए। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे। ये डेटा ध्यान रख सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज E के फॉर्म में क्वांटाइज्ड होता है। लिख लिया गया आपने?
ठीक है, डन। जिन्होंने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ बच गया वैसे कुछ है नहीं ऐसा इसमें, है ना। अब यहीं पे मैं आपको साइड में एक जनरल नॉलेज की बात बताऊंगा, है ना। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए अपन इसको यूज नहीं करेंगे। कुछ रिसेंट डिस्कवरीज कहती हैं कि प्लस माइनस E/3 एंड प्लस माइनस 2E/3 चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं, चार्ज ऑन क्वार्क्स, चार्ज ऑन क्वार्क्स। मतलब अभी तक तो हमने ये समझा था कि कोई भी चार्ज जो हो वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब एक बॉडी पे चार्ज E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 1.5E नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि n इंटीजर था। मतलब 1.5E, 2.5, मतलब E का परफेक्ट मल्टीपल आना चाहिए। बट कुछ रिसेंट डिस्कवरीज कहती हैं कि बॉडीज पे चार्ज क्वार्क्स होते हैं, उनके चार्ज E/3 और 2E/3 के मल्टीपल्स भी पाए गए हैं। बट अपन जिस लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं और जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तभी कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन्ड, कंसीडर ओनली मेंशन्ड इन क्वेश्चन। इस चीज को मैंने आपको सिर्फ जीके लिख के इसलिए बताया, जनरल नॉलेज, कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये चार्ज भी होते हैं। अपन इस पे कभी दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको हम तभी यूज करेंगे जब हमसे क्वेश्चन में कहा जाए कि एज्यूम दैट चार्ज ऑन क्वार्क्स या चार्ज ऑन क्वार्क्स इज दिस एंड दिस, तो अपन मानेंगे कि हाँ भाई ये भी हो सकता है। तो बताया क्यों गया, ताकि आपको ये पता रहे। बाकी अपने को क्या मानना है कि चार्ज हमेशा किसकी वजह से है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से कोने वाले चीज को भी अपने कॉपी में कहीं कोने में लिख लीजिए कि प्लस माइनस E/3 और 2E/3 चार्जेस भी पॉसिबल है, क्वार्क्स पे चार्जेस होते हैं ये। बट जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए इसको यूज नहीं करेंगे। क्वार्ज, क्वार्ज नहीं है बेटा, क्वार्क है, क्वार्क, 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 क्यू, जस्ट क्वार्क है, QUARK। नाम है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, है ना। तो उस क्वार्क का चार्ज है, क्वार्क उस पार्टिकल का नाम है जिनसे ये मिलके बनते हैं। तो क्वार्क के चार्ज जो होते हैं वो E/3 और 2E/3 हो सकते हैं। ये क्या है, दीज आर द फर्दर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना था, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। बट वापस कह रहा हूँ, इसकी स्टडी अपने काम की नहीं है, अपने को सिर्फ जानना है ना। संस्कार समझ गया। आगे चले। चलो भाई आगे आते हैं। ये क्वार्क वाला पेज हो गया। अब सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे।
साइन के साथ कि चार्ज प्लस आएगा या माइनस आएगा। अमित का आंसर आ गया है। सब लोग का आंसर आना चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रल स्फेयर पे इतने इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल स्फेयर पे अब इससे 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो उस पर कितना चार्ज आ गया। सब लोग करो सॉल्व। कुशल, क्या कैलकुलेट कर लिया तुमने ये? अबे, अमित का आंसर सही है। सौम्य पता नहीं कहाँ से ये वैल्यू लेके आए हो आप, एक बार चेक करो। आंसर +80 कूलम है, +80। उत्कर्ष का आंसर सही है। कुणाल 720 कहाँ से आ रहा है? मतलब मुझे तो 1.6 इंटू 5 करूंगा तो मतलब 10 की पावर ऊपर नीचे हो सकती है, ये 720 कहाँ से आ रहा है? ये डेटा कहाँ से आ रहा है? 16 का मल्टीपल भी नहीं होता ये। 720 +180, नहीं नहीं नहीं, 1 एक्स्ट्रा आ गया आपका, 180 ही है ये, वापस 180 भी नहीं आ सकता। +80, +80, है ना? देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। देखो इधर, इधर देखो सब लोग आप। हाँ भाई, इतने इलेक्ट्रॉन टोटल है ना, न्यूट्रल स्फेयर पे इतने इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूट्रल है। अब इसने कहा कि 10% इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाए गए? नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए? 10/100 इंटू 5 इंटू 10⁻²1। सॉल्व किया इसको, ये आ गया 5 इंटू 10⁻²20। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए तो चार्ज कैसा आएगा? प्लस। तो अपन क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू एन ई। एन दे दिया आपने को, 5 इंटू 10⁻20। ये क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 5 इंटू 1.6, 8 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻9 10, कितना आ गया? 80 कूलम। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं इसीलिए +80। तो द आंसर इज +80। क्या किया मैंने? कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए ये पता कर लिया क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से, और फिर Q इक्वल टू एन यूज किया। ठीक, ये लिखने का टाइम नहीं दूंगा, आप आंसर लिख लो, आपको खुद से करना है। ठीक है, +80 कूलम आंसर है, आपको खुद से करना है। आप अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिनको नहीं पता हो मैं उनको बता देता हूं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है।
अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस He2+, मतलब इसका जो चार्ज होता है +2e के बराबर होता है ना। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसपे हर सेकेंड 10⁻12 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, है ना। तो कितने टाइम में इस न्यूट्रल स्फीयर पे चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम हो जाए। इस बार ये चार्ज जो आ रहे हैं वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में। हर सेकेंड 10⁻12 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो आपसे कहा गया है कि बताओ कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी कितने टाइम में 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे सब लोग। मैं चैट बॉक्स में आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ। दिमाग लगाएंगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज बता दिया, ई की वैल्यू आप जानते हो। अमित, आंसर ये तो नहीं है। कैलकुलेशन इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं। कितने सेकंड में इतना चार्ज आएगा। कुणाल, आपका आंसर सही है। आपने 2 के बाद का 5 रहने दिया, 6.25। सुमित का आंसर भी सही है, गुड। कुणाल, सुमित, इन दोनों के आंसर सही आए हैं। बाकी लोग भी। स्नेहिल, गुड। अमित, अब सही है। तो अमित, ये पहले 1 सेकंड कैसे आया था है? उत्कर्ष परिहार 6.2, दैट इज 6.25 एक्चुअली, है ना। सौम्या, गुड। जल्दी, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ। अब ये नहीं कि मतलब मैंने आंसर बोल दिया सब लोग आंसर चैट बॉक्स में लिख देंगे, आना चाहिए मतलब सॉल्व हो गया, है ना। अटेम्प्ट करने के लिए मैं 30 सेकंड बोले थे, 20 बचे। कुछ लोग सो गए मुझे लगता है, मतलब ऐसा फोन वोन बेड पे लेट के लेक्चर देख रहे थे और मतलब आंख लग गई उनकी। बाकी लोग नींद ले रहे हो? नंदिनी, परीक्षित, विशाल, प्रियंका, रवि, संस्कार, तनिष्क, कहाँ भाई, हो ना? कि मतलब फोन नहीं बन रहा सर, हाँ तो वो अलग बात है, बट हो ना, मतलब जग रहे हो ना। हाँ, जग रहे हैं। कि वो राम मंदिर की लाइव अपडेट देखने बैठ गए तुम लोग। सर क्लास तो चलेगी, आज ऐतिहासिक दिन है मतलब, है। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा, है ना। देखो इधर।
हाँ, ये सौम्य हंस रही है, इसका मतलब ये जो है ये पक्के सामने न्यूज भी खोल के बैठी। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से, ध्यान से देखिए। हीलियम के बारे में अपन जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक है। है ना, ये स्फेयर है, ये पहले न्यूट्रल था, है ना। अब इसमें क्या है, हीलियम आ रहा है, हीलियम सॉरी हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल आ रहा है। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। हर अल्फा पार्टिकल अपने साथ चार्ज ला रहा होगा। कितना चार्ज ला रहा होगा? +2। मानते हैं सब लोग कि अगर इस पे 10⁻12 अल्फा पार्टिकल हर सेकेंड आ रहे हैं, तो हर सेकेंड इस पे +2 ही चार्ज आ रहा होगा। तो मैं अगर लिखूं इनकमिंग चार्ज पर सेकेंड, हर सेकेंड कितना चार्ज आ रहा है, तो आप कहोगे 10⁻12 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, और हर अल्फा पार्टिकल ला रहा है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 को। ये क्या है, एक सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल आए, और ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज। कितना हो गया भाई? 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब पर सेकेंड। मतलब अल्फा पार्टिकल के आने से एक सेकेंड में इतना चार्ज आ रहा है। मुझे कितना चार्ज चाहिए? 2 माइक्रोकूलम, है ना। तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड का सवाल है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना चार्ज चाहिए भाई? 2 माइक्रोकूलम। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन हर सेकेंड कितना आ रहा है? 3.2 इंटू 10⁻⁻7। इसको आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व होके आ जाएगा 6.25 सेकेंड। ये है टोटल इतना चार्ज चाहिए, ये है पर सेकेंड इतना चार्ज आ रहा है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि टाइम कितना लगेगा, सो टाइम इज 6.25 सेकेंड। जल्दी से लिख सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख लो, सॉल्व खुद से करना। फिर भी मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। मैं वापस बताऊंगा भी नहीं, खुद से समझना है सबको, क्योंकि आप ये क्वेश्चन खुद से समझ सकते हो, हर कोई खुद से कर सकते हो। बस इसके लिए पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड खाली। हाँ, तो ये चार्ज के बारे में अपन सीख गए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर कैसे, क्या वैल्यूज कैलकुलेशन वगैरह के बारे में जान गए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को चार्ज देंगे कैसे? अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब चार्ज कहीं से मार्केट में मिलता, उठा के उस पर रख दिया, नहीं। कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिसके थ्रू एक बॉडी को चार्ज दिया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है फ्रिक्शन, और चार्जिंग बाय रबिंग कह देते हैं इसको, है ना। फ्रिक्शन को और क्या कह देते हैं? चार्जिंग बाय रबिंग। बचपन से ही सीखते आ रहे हैं अपन ये कि एक बॉडी को अगर दूसरे बॉडी के ऊपर रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल है, वुलन वुलन क्लॉथ और रबर का है, ड्राई एयर और फॉर्म का है, कैट स्किन और एवोनाइट का है।
तो सिंपल कहते हैं कि अगर एक बॉडी ये न्यूट्रल हो और एक दूसरी बॉडी ये न्यूट्रल हो, इन दोनों को आपस में रब किया जाए, है ना। मान लेते हैं कि ग्लास रॉड है और ये अपना सिल्क क्लॉथ है, दोनों न्यूट्रल हैं, इनको जब आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज, है ना। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रबिंग के ड्यूरिंग क्या हुआ होगा बेटा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मानते हैं क्या, जब हमने रब किया होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे और यहां से ग्लास रॉड से सिल्क पे ट्रांसफर हुए हैं, इसीलिए ग्लास रॉड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा है, नेगेटिव। तो इसका रीजन क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स वेयर transferred from glass rod to सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, इसमें ना एक बेसिक सी बात और कह सकते हो कि अगर ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब मास भी ट्रांसफर हुआ, है ना। मतलब ग्लास रॉड का मास पहले से कम हो गया होगा और सिल्क क्लॉथ का मास पहले से इंक्रीज हो गया हुआ होगा। नॉर्मली इसको कैलकुलेट नहीं करते, कब करेंगे कैलकुलेट, जब यही करने को कहा जाए कि आपसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाए कि एक न्यूट्रल ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया गया और इस प्रोसेस में ना 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, तो बताओ कितना मास ट्रांसफर हुआ। फिर तो अपन क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज के ट्रांसफर में हमेशा साथ साथ मास का ट्रांसफर भी होता है। तो कभी हमसे ये पूछा जाए कि कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो वो अपन कैसे बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आती है क्या, कि कभी मास ट्रांसफर ऐसा पूछ ले कि क्या कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ट्रांसफर हुए मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड सिंपल सा है, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये टेबल बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन। ये एग्जाम्पल्स इतने सारे याद रखने जरूरी नहीं है, ग्लास रॉड सिल्क याद रख सकते हो कि एक पे पॉजिटिव आता है एक पे नेगेटिव। पॉजिटिव ही उस पे क्यों आता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, उसके उस पे नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हो या जो भी कहते हो केमिस्ट्री के, पार्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी, है ना। चलो आगे चलता हूँ मैं, इसमें टाइम मतलब ऐसा खराब करने का कोई मतलब नहीं है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कहते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी हो ना, इस पे कुछ चार्ज, और एक न्यूट्रल बॉडी हो, इस पर चार्ज जीरो। चार्ज जीरो मतलब इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी। तो अगर एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट में लाया जाए, कांटेक्ट में दो तरीके से ला सकते हैं, या तो सीधा इनको टच करा देंगे या इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे, एक ही बात है। कांटेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, है ना। तो या तो उनको सीधा आपस में उनकी सरफेस को टच करा देंगे या उनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और इस पे चार्ज कुछ बाद में Q1 हो जाएगा और इस पे चार्ज कुछ बाद में
Q2 हो जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये पोटेंशियल सीखने के बाद सीख पाते हैं, बट अभी अपन इसको Q1 Q2 मान लेंगे। लेकिन एक चीज अपने को पता है कि Q1 प्लस Q2 ये Q के इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हुआ कि एक चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में जब एक न्यूट्रल बॉडी को लाया जाता है तो वो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो सकती है ना? कैसे? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना? तो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। और ये कैसे किया? कांटेक्ट के थ्रू, जिसको कंडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। ये चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा कि Q1 की वैल्यू क्या होगी और Q2 की वैल्यू क्या होगी। ये एक्चुअली में इन दोनों स्फीयर्स के रेडियस पे डिपेंड करता है। जल्दी से लिख लीजिए, सिंपल सी बात है ये भी। मतलब तार लगा के या सीधा करके चार्ज को यहाँ से वहां ट्रांसफर करना है इस चार्जिंग बाय कंडक्शन। अपने घरों में जो बिजली के तार जा रहे होते हैं ना, उसके अंदर इसी के थ्रू तो चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा होता है वायर्स। 20 सेकेंड और ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट मेथड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब, सबसे पहले इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? इंडक्शन वर्ड का मतलब है अफेक्टिंग विदाउट कांटेक्ट। अफेक्टिंग विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, है ना? इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मतलब इंडक्शन वर्ड का मतलब है कि अगर कि कोई चीज दूसरे चीज को बिना फिजिकल कांटेक्ट के इफेक्ट करती हो तो हम कहते हैं उसने उसको इंड्यूस कर दिया। अब इसके अंदर होता क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ऊपर जो कहानी लिखी हुई है वो ना पढ़े तो भी चलेगा, आपको जो भी मॉड्यूल वगैरह होगी उसमें दे रखी है, समझना है क्या हो रहा है। ये एक न्यूट्रल बॉडी है ना? ये एक स्फेरिकल न्यूट्रल बॉडी है। इस पे चार्ज कितना है? 0। चार्ज 0 का मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है। और मैंने क्या किया, इसके पास एक चार्ज बॉडी को लेके आया, चार्ज रॉड है जिसको मैं इसके पास लेके आया। इस पे कैसा चार्ज है? प्लस। तो ये क्या करेगा कि इसके माइनस चार्जेस को, कि ये इसके माइनस चार्जेस को इधर खींच लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, है ना? क्या किया मैंने, ये एक न्यूट्रल स्फीयर था, उसके पास में एक चार्ज रॉड को लेके आया। चार्ज रॉड पे चार्ज प्लस था, तो उस रॉड ने क्या किया कि इस न्यूट्रल स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लिया। तो अगर इधर चार्ज माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली इधर चार्ज क्या होगा? प्लस, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्या है? 0। इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। देखो ध्यान से, इस चार्ज्ड बॉडी और इस न्यूट्रल बॉडी में कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उसने, इस चार्ज बॉडी ने इस स्फीयर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया। टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये न्यूट्रल था,
पहले भी ये न्यूट्रल था, सिर्फ क्या चेंज हुआ, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले भाई इस पे कहीं कोई चार्ज नहीं था, या चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कहीं हर जगह नेट चार्ज 0 था। अब एक साइड माइनस चार्ज आ गया और एक साइड प्लस चार्ज, है ना। तो सिर्फ इंडक्शन के प्रोसेस से एक बॉडी को चार्ज नहीं किया जा सकता। सिर्फ इंडक्शन से क्या होता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इंडक्शन से सिर्फ क्या चेंज होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज चेंज नहीं होता है। अब मैंने क्या किया, ये स्टेप 1 थी, है ना। स्टेप 2 मैंने क्या किया, इस रॉड को तो ऐसे ही रहने दिया, सब कुछ ऐसे ही रहने दिया, पॉजिटिव वाली साइड से इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब इसको जमीन से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, इधर जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था वो फ्लो हो गया, है ना। पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल, सॉरी, पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी। इसका मतलब जितना ये नेगेटिव चार्ज है इतना ही ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव वाली साइड से अर्थ कर दिया। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जमीन में चला जाएगा। पहले माइनस और प्लस इक्वल थे, अब प्लस जमीन में चला गया, तो इस पे नेट चार्ज कैसा बचा, नेगेटिव। ये क्या है, दिस इज कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन, क्योंकि मैंने यहां तार के थ्रू इस चार्ज बॉडी को जमीन से लगाया। दिस इज इंडक्शन। इंडक्शन से क्या हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ। फिर मैंने क्या किया, स्फेयर को जमीन से लगा दिया, तो कंडक्शन के थ्रू यहाँ का एक्सेस चार्ज जमीन में फ्लो हो गया। तो अगर एक्सेस प्लस चार्ज फ्लो हो गया तो बचा कितना, नेट चार्ज माइनस। अब मैंने क्या किया, जमीन से अर्थ का कनेक्शन हटा दिया, तो इस गोले पे चार्ज बचा क्या, नेगेटिव का नेगेटिव, क्योंकि मैंने ये रॉड यहीं रखी। अब ये स्फेयर चार्ज हो चुका। अब अगर आप इस रॉड को हटा भी दो, तो क्योंकि एक आइसोलेटेड स्फेयर है, तो इसका चार्ज नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। तो क्या इन स्टेप्स के ड्यूरिंग मैंने इंडक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज किया, नहीं। द बॉडी वॉज चार्ज्ड बाय इंडक्शन फॉलोड बाय कंडक्शन। मतलब पहले इंडक्शन हुआ, इंडक्शन में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मैंने उसको जमीन से लगाया, जिससे क्या हुआ, चार्जेस कंडक्ट होके जमीन में चले गए, अब वो बॉडी न्यूट्रल नहीं रह गई, और अब फिर मैंने उस कंडक्शन के कनेक्शन को हटा दिया, तो अब ये बॉडी चार्ज हो गई। तो सिर्फ इंडक्शन से एक बॉडी कभी चार्ज नहीं होगी, या सिर्फ इंडक्शन से एक बॉडी का टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। इंडक्शन में से सिर्फ क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इंडक्शन से सिर्फ क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी। इसको कहते हैं कि इसमें हमने इंडक्शन किया, दिस इज इंडक्शन, एंड दिस इज कंडक्शन। तो इंडक्शन के बाद कंडक्शन हुआ और फाइनली बॉडी चार्ज हो गई। ये भी अगर मैंने इस रॉड पे चार्ज प्लस लिया था, तो इस स्फेयर पे चार्ज क्या आया, माइनस, है ना। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप जल्दी से इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिक सी थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल इसका नहीं आता, बेसिक सी थ्योरी समझनी है, कुछ बहुत ऐसा है भी नहीं, सिर्फ अपने को ये समझना है कि इंडक्शन के थ्रू सिर्फ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडक्शन के बाद अगर हम बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो हमें कंडक्शन की हेल्प लेनी होगी। डायग्राम्स आपके पास जो भी मॉड्यूल या जो भी है उसमें आपको मिल जाएंगे, चाहो तो फटाफट चाहो तो बना भी सकते हो। 1 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो।
जल्दी, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अच्छा, ये इंडक्शन ना हमेशा बॉडीज में होगा, पार्टिकल्स में नहीं होगा। बॉडीज में क्यों होगा? क्योंकि बॉडीज में ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, है ना। कोई स्फेयर हो, कोई बॉडी हो, तो उसी में ऐसा हो सकता है कि एक जगह पॉजिटिव आ जाए, एक जगह नेगेटिव आ जाए। तो ये इंडक्शन था। अब सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, ये आप ऑलरेडी जानते भी हो। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, बचपन से सीख रखा है आपने, है ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, मतलब प्लस और प्लस के बीच, एंड माइनस और माइनस के बीच क्या होगा? रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब प्लस और माइनस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। ये अपन सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अ चार्ज्ड बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी, चार्ज्ड बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी, पार्टिकल नहीं कह रहा हूं, बॉडी कह रहा हूं। चार्ज बॉडी कैसी भी, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड अ न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी में हमेशा अट्रैक्शन होता है ड्यू टू इंडक्शन। किसके कारण? इंडक्शन के कारण। मतलब अगर मैं यही ग्लास रॉड लेके आया जिसपे चार्ज प्लस था और उसके सामने एक न्यूट्रल स्फेयर लेके आया, तो क्या होगा? माइनस चार्ज यहां एक्यूमुलेट होगा और प्लस चार्ज यहां दूर एक्यूमुलेट होगा, है ना। अभी भी ये न्यूट्रल है, बट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए ड्यू टू इंडक्शन, और अब ये प्लस अपने पास वाले माइनस को खींचेगा क्योंकि इससे डिस्टेंस कम है। सो देयर विल बी अट्रैक्शन, है ना। तो अट्रैक्शन कहां कहां हो सकता है? अनलाइक चार्जेस में भी हो सकता है, और एक चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है। लेकिन रिपल्शन कहां होता है? सिर्फ लाइक चार्जेस में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट हो रही है तो उनपे हो सकता है अनलाइक चार्ज हो, या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज्ड हो और एक बॉडी न्यूट्रल हो। लेकिन अगर दो बॉडीज में रिपल्शन हो रहा है तो ये पक्की सी बात है कि उन पे चार्ज है और वो एक जैसे चार्ज है। तो इस इंडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी में अट्रैक्शन होता है ड्यू टू इंडक्शन। तो ये अपना आज का लेक्चर था, आप इसे इस स्लाइड को जल्दी से लिख लो। अपन ने आज बेसिक ऑफ चार्जेस सीखा है। कल नेक्स्ट लेक्चर से अपन कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो जो अपना मैथमेटिकल और फॉर्मूले वाला पार्ट है चैप्टर का, वो चलेगा। आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो आप जल्दी से स्लाइड लिख लो 30 सेकंड में, फिर मैं आपकी केमिस्ट्री वाली मैम को होस्ट बना दूंगा, तो वो आपका केमिस्ट्री का लेक्चर जल्दी लिख लो। तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। डन। लिख लिया सबने?
आज मैं आपको ऐसा कोई होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि अपन ने बहुत बेसिक सीखा है। फिर मैं नेक्स्ट डे आज का टॉपिक और नेक्स्ट डे का होमवर्क एक साथ आपको क्लब करके दे दूंगा। रेसेस भी हैं मेरे पास, तो रेसेस अभी थोड़ी सी उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो कंबाइन करके दे दूंगा, है ना। तो होमवर्क में क्या दूंगा मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए अपना कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। मैं स्लाइड हटा रहा हूँ।